दोस्तों नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी में। सीटेट की परीक्षाएं जोरों से चल रही हैं पूरे भारत में। अभी अन्य राज्यों से भी टीईटी की परीक्षाएं आने वाली हैं। प्राथमिक स्तर अध्यापक की भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें आपका पर्यावरण अध्ययन का जो पार्ट है या किसी भी जीके की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी पार्ट है। इसमें आपका अगला चैप्टर है, 7वां जो चैप्टर है, जल, ऊष्मा और प्रकाश। इस बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। मैं वी ओंकार शक्ति, उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी का डायरेक्टर। तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हुए चलते हैं कि कैसे जल काम करता है या ऊष्मा और प्रकाश, इसका महत्व क्या है, बाकी चीज़ों का क्या है। तो जल के बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ें आपको दूंगा, एकदम फैक्ट चीज़ें दूंगा, जिससे आपको समझ में सारी चीज़ें आने लगेंगी कि कैसे यह चीज़ें हैं। पहला, पृथ्वी का 3/4 भाग 71% जल से ढका हुआ है। ये हम जानते भी हैं। हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर महासागर है और महाद्वीप है। तो जो 3/4 भाग है, लगभग 71% भाग वो सागरों में है, महासागरों में है, और ये जो उसका 29% समथिंग भाग वह महाद्वीप और स्थलखंड के रूप में है। ये आप सब बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप समझते भी हैं। दूसरा पॉइंट है, इस भाग को हम जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। वाटर साइकिल के द्वारा जो हमको जल है पृथ्वी पर ये प्राप्त होता है। जब समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी या तापमान से, टेम्परेचर से गर्म होकर आसमान में आता है, तब बादलों का निर्माण होता है और फिर बादलों से बारिश होती है। बारिश क्या है, इस चीज़ में भी हम एक शब्द में इसको समझते हैं कि बारिश है क्या। तो बारिश के रूप में आइए, बारिश क्या है ये जानते हैं। बारिश या वृष्टि बर्फ के कण के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी के रूप में होती है। यानी अब जब बर्फ या ओलों के रूप में कब होगी कि जब बादलों को संघनन जो है अगर हिमांक रूप में होगा, अगर संघनन हिमांक के रूप में होगा तो जो वर्षा होगी वह ओलों के रूप में होगी, और अगर यह ओशांक के रूप में होगा तो हमारे पास क्या होगा, पानी होगा। तो अगर ड्यू पॉइंट पे है, ठीक है, बादलों का अगर जो संघनन हो रहा है बादलों पर, तो यह टेम्परेचर अगर ड्यू पॉइंट पे है तो बारिश होगी, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे है तो ओले पड़ेंगे या बर्फ पड़ेगी, और ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे आते हैं, समझते हैं। इस प्रकार जल पुनः समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों या झरनों में पहुंच जाता है। दोबारा से पानी का भाप बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर बादलों के बनने के बाद वर्षा होती है। यही प्रक्रिया जिसमें जल मंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से पुनः जलमंडल में आ जाता है, इसी को हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से भी समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये महासागर है, तो ये महासागरों का यहाँ पर जल है। अब इस महासागरों से सूरज की गर्मी होती है, सूरज का टेम्परेचर आता है और इससे जो है यहाँ पर तापमान आता है, यहाँ टेम्परेचर आता है। अब इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो हवा जब ऊपर जाती है तो हमारा तापमान घटता है, और तापमान घटने की जो दर होती है वह 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर की दर से होती है। यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, और जैसे ही ऊपर जाता है तो तापमान घटता है। तापमान घटने पर यहाँ संघनन के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। अगर यह तापमान 0 डिग्री या इससे अधिक है, जैसे 1 डिग्री पर उशांक बिंदु मिला यानी ड्यू पॉइंट मिला, तो यहाँ पर क्या होगी, वर्षा बूंदों के रूप में होगी, और यह वर्षा का जल जब स्थल मंडल पर आएगा फिर यह नदी, नालों, झील, झरने से बहकर और फिर कहाँ आएगा, महासागरों में आ जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। और अगर
यहाँ पर यह जो ड्यू पॉइंट है ये 0 डिग्री के तापमान पर गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर वर्षा ओलों के रूप में होगी। तो कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। ओला भी आता है धरातल के तापमान, सतह के तापमान अधिक होने के कारण वह उसके संपर्क में आता है और जो है फिर वह जल बनकर और आपके पास आ जाता है, ये महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को भी हम समझते हैं। अब हम इस प्रक्रिया में जल के महत्व को समझते हैं कि जल का महत्व क्या है। तो जल सभी जीव जंतुओं की आधारभूत जरूरत है, ये आप जान रहे हैं, बेसिक नीड है ये। दूसरी बात, मनुष्य के शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना हुआ है। हमारी बॉडी का 70% भाग लगभग जल से बना हुआ है, ये चीज़ हमको जानना है। फिर मनुष्यों को अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना आदि के लिए जल की जरूरत होती है। ये तो बहुत ही बेसिक सा है, आप इसे जानते भी हैं। अगली बात आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, वो क्या है? मनुष्य को पाचन क्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में जल की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता भी है प्रश्न के रूप में, आप इसको दिमाग में रखेंगे। फिर जानवरों को भी अपने विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल की जरूरत होती है। पौधों को भी खाना बनाने, खनिजों का संवहन और बीजों के अंकुरण आदि के लिए जल की जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको जानना है। फिर आते हैं कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे पानी में ही रहते हैं, उनके लिए तो और आवश्यक है। कृषि करने यानी खेती करने के लिए जल की जरूरत होती है, खेत को पानी पिलाना पड़ता है। जल बिजली से बनाई जाती है, जल जो है जल से बिजली बनाई जाती है। मिस्टेक है यहाँ पर, आप इसको ध्यान रखिएगा, अन्यथा न लीजिएगा। जल से हम बिजली बनाते हैं। एक छोटा सा देश नेपाल, भूटान एक छोटा सा देश है, पहाड़ी देश है। यहाँ पर जल की गति, पहाड़ है, जल की गति तीव्र गति से आती है और ये जो छोटे छोटे जगहों पर अपनी अपनी जगह पर टरबाइन लगाकर और जल से बिजली बनाते हैं। और देखिए एक छोटा सा भूटान सा देश भारत जैसे बड़े देश को भी बिजली बेचता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और इससे इनकी अर्थव्यवस्था भी तेज गति से चलती है। तो जल से हम बिजली भी बना लेते हैं। आते हैं कई उद्योग जैसे कागज मिल का उद्योग, स्टील संयंत्र है, लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक आदि को भी जल की जरूरत होती है। ये भी आपको चीज़ों को समझना है। अब आते हैं हम जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं और इससे हानियाँ क्या होती हैं। और आजकल जो सभी परीक्षाओं से यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। आते हैं जल में ऐसे पदार्थों का मिलना जिनसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचे, जल प्रदूषण कहलाता है। साधारण सी बात है, जल में ऐसे पदार्थों का मिल जाना जिनसे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचे, उसे अपन जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं। अब इन कारणों से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा जल प्रदूषण का कारक है और कौन सा नहीं है। तो इसको आपको समझ लेना कि कौन कौन से कारक है। जैसे पहला, घरों से निकलने वाला कचरा, मलमूत्र जल प्रदूषण का कारण है। उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन तथा गर्म आदि जल, ये जो है सब जल प्रदूषण के कारण है। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना, जो साबुन, डिटर्जेंट एक प्रकार का साबुन है जो झाग बनाता है ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा झाग बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा आपको वाटर पोल्यूशन दे रहा है। फिर आते हैं खेतों में रासायनिक खादों यानी उर्वरकों का प्रयोग, खरपतवार नाशकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, जल स्रोतों में मरे हुए जीव जंतुओं को फेंकना, जैसे तालाबों में, नदियों में किसी भी मरे हुए जानवरों को जब हम फेंक देते हैं तो ये सब जल प्रदूषण के ही कारण है। तो ये रहा हमारे पास जल का महत्व, जल प्रदूषण और जल का बारे में हमने अपने इन चीज़ों को जाना। अब हम इसमें आगे के चैप्टर में चलते हैं, इसका मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे अगर जलों में और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम का जो है जल प्रदूषण के को समझ सकते हैं। पहला, नदियों के प्रदूषण स्तर यानी प्रदूषक जो स्तर है, जो BOD है, उनमें मापा जाता है। BOD एक इकाई है जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में जाना जाता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है इसको। BOD 5 का अर्थ होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 फेज, यानी 5वें चरण में पहुंच गया। स्टेज के बारे में इसको यह बताता है। तो प्रदूषक स्तर ये बहुत ही खतरनाक लेवल है, तो आपको इसको भी दिमाग में रखना है, ये प्रश्न बन जाता है सीधे सीधे। अब आते हैं, जल प्रदूषण को रोकना अत्यंत जरूरी है, जान ही रहे हैं आप, नहीं तो सारे काम हमारे जो है बाधित हो जाएंगे।
अगर हम उपयुक्त जल प्रदूषण के कारकों को दूर कर दें तो जल प्रदूषण नहीं होगा। जैसे उपयुक्त जो भी कारक हैं, अगर इनको हम जैसे दूर कर दें, जैसे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग न करें, अब आप इसके लिए करेंगे क्या? तो ये तो इनोवेशन का विषय है, ये हम आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस जानना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तब हमें जल प्रदूषण से कई हानियां हो सकती हैं। अब अगर आप नहीं करते हो, यानी प्रदूषित जल रहता है, तो आपको क्या क्या हानि होगी, अब इससे इन हानियों पर भी अपन चर्चा करते हैं। पहला है क्या? जल प्रदूषण से, दूषित जल से, यानी जल प्रदूषण से या जो गंदा जल है या दूषित जल है उससे क्या हो सकता है? पेचिश हो सकता है, डायरिया हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, जैसे मियादी बुखार हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, जैसे रोग हो सकते हैं। अब ये सारे रोग प्रदूषित जल से होते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है, और मिलान करने के लिए आ भी जाता है कि कौन सा जो है जो प्रदूषित जल से बीमारियां होती हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा, हर परीक्षा में प्रश्न बना है। फिर आते हैं कुछ विशेष धातुओं के जल में घुल जाने से भी बीमारियां होती हैं, जैसे मिनी माता रोग जल में पारे के घुल जाने से हुआ था। मरकरी जो जापान में जो है मिनी माता रोग हुआ था, और यह जो है पारा घुल गया था, जो एक फैक्ट्री से निकला था पारा, मरकरी रिसाव हो गया था, और वो आकर वहाँ की पास के एक झील में गिरा था। उस झील से जो है मछुआरों ने मछलियाँ पकड़ी थी, और उन मछलियों को जो मछुआरे खाए थे तो वो बीमार पड़े थे। तो फिर जब इसकी जांच हुई तो पता चला इनके शरीर में तो पारा है, तो ये क्या खाए थे, तो जैसे घूम के गए थे, तो उस समय उस रोग को मिनी माता की एक खाड़ी है उस झील का नाम, वहीं से इस रोग का नाम दिया गया था मिनी माता। फिर आते हैं इटाई रोग। एक इटाई रोग भी होता है जो जल में कैडियम धातु के घुल जाने से होता है। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में आए हैं, आपको दिमाग में रखना है। मिनी माता रोग और इटाई रोग, ये एक मिनी माता रोग जल में मरकरी के घुल जाने से होता है, पारे के घुल जाने से होता है, और इटाई रोग जो है वह कैडियम धातु के घुल जाने से होता है। अगली बात आते हैं जिसको जानते हैं, दूषित जल से शारीरिक विकलांगता आ जाती है। दूषित जल से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। और क्या होता है? दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हम पानी को उबालकर पीना चाहिए। पानी में फिटकरी डालने से पानी में मौजूद अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। जो भी अशुद्धियां होंगी वह सब नीचे बैठ जाएंगी। घरों में आने वाले पानी में क्लोरीन मिली होती है, जैसे टंकी से जो पानी आता है नगरों में, तो वहाँ पर जो है उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। अब आते हैं हानियाँ सिर्फ दूषित जल से ही नहीं होती हैं। अगर जल की कमी हो जाए या फिर जल अधिक बरस जाए तब भी हानियाँ होती हैं। अब इस चीज़ को भी हमको समझना है। अब जल की कमी हो जाए तो क्या हो जाना है? जैसे देखिए, जल की कमी हो जाए तो सूखा आ जाना है। जब बारिश बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है तब सूखा पड़ जाता है। और सूखे से भी निम्न हानियाँ हो जाती हैं। क्या क्या हानियाँ हो जाती हैं, ये भी हमको सूखे से के बारे में पढ़ना है कि सूखे से निम्न हानियाँ हो जाती हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो जाती हैं, ये जानिए। पहला क्या? जैसे जल के स्रोत सूख जाते हैं। जैसे जल के स्रोत जैसे कुआं, तालाब, कुएं, झील, झरना, ये सब चीज़ें जो है, नदियाँ, ये सब सूख जाती हैं। खेती नहीं हो पाती है, पौधे सूख जाते हैं, भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। यानी जीव जंतु पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? तो इन्हीं तालाबों पर जाते हैं, इन्हीं जगहों पर जाते हैं, और वो जब सूख जाता है तो वो मर जाते हैं। तो ये हानियाँ हो जाती हैं। जल की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाना है? ये आते हैं बाढ़। जब बारिश बहुत अधिक होती है तब बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से निम्न हानियाँ होती हैं। कौन कौन सी हानियाँ होती हैं ये पढ़ते हैं। जैसे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। जो उपजाऊ परत होती है उसका कटाव हो जाता है अपरदन की क्रिया के द्वारा, और सब बहा ली जाती हैं। फसलें बह जाती हैं। मलेरिया, डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों के घर बह जाते हैं। जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। आपने देखा है बहुत सारी नदियाँ जो प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ, जैसे एक कोसी नदी है, बिहार के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का शोक कहलाती है। वो बाढ़ की तबाही मचाती है, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब आते हैं जल संरक्षण, यानी जल को बचाने के उपाय। ये इसको हम जैसे जो वाटर कन्वर्सेशन की बात करते हैं कि कैसे जल का हम संरक्षण कर सकते हैं, इसको कैसे हम बचा सकते हैं। तो आइए, जल एक अमूल्य वस्तु है। जल के बिना जीवन असंभव है। आप सब जानते हैं, बहुत सारे नारे लगाते हैं हम लोग सब, जल अमृत जैसा है, तमाम प्रकार की चीज़ें लगाते हैं, पर उस पर हम कितना अमल कर पाते हैं इस पर भी बात होनी चाहिए। आते हैं, जल हमारे कई गतिविधियों के लिए आवश्यक है।
हमने देखा है कि जल का वितरण असमान है, यानी कहीं जल बहुत ज़्यादा है और कहीं जल बहुत कम है। जैसे डेजर्टों में या पठारी भागों में जल की, पहाड़ी भागों में जल की बहुत ही कमी होती है और मैदानी क्षेत्रों में जल की बहुत अधिकता है, महासागरों में बहुत अधिकता है। तो ये वितरण जो है असमान है और सिर्फ 1% जल ही हमारे लिए उपयोगी है। बाकी जो कुछ भी जल है वह किसी न किसी धातुओं के मिलने से जो है लवणता आदि के कारण वो हमारे लिए उपयोगी पूरी तरह उतना नहीं है। 1% जल ही इस पृथ्वी पर जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। इसकी भी साइकिल मैं आपको बता के और समझाऊंगा। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होगी तो आप पेज नंबर 5 से वहाँ पर इस चीज़ को जाकर वहाँ के डायग्राम को समझ सकते हैं। फिर आते हैं, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण आवश्यक है, जल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में रखनी है। अब आते हैं यहाँ पर अगली बात क्या करते हैं इसमें, वर्षा ही जल का मुख्य स्रोत है, इसलिए वर्षा के जल को हमें नालियों में व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए, अर्थात जल को संग्रहित करके रखना चाहिए। प्राचीन काल में वर्षा रहित क्षेत्रों में लोग कुओं, जहाँ वर्षा नहीं होती है, कुओं में, बावड़ी में, झीलों आदि में वर्षा जल को संरक्षित करके रखते थे। आज भी अगर कहीं आप जाएं, राजस्थान की तरफ जाएं तो आपको कुएं देखने को मिलेंगे, झीलें मिलेंगी, बावड़ी मिलेगी। बावड़ी क्या होती है, एक सीढ़ीदार कुआं होता है, बीच में गड्ढा होता है और चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनी होती है। बीच में गड्ढा होता है और चारों तरफ से यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ी होती है और इसी हमसे जो है सीढ़ी नुमा कुएं को बावड़ी के रूप में जानते हैं। राजस्थान, हरियाणा इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, गुजरात इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं हमको देखने को मिलते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर आते हैं, इनका उपयोग पूरा समुदाय करता था, यानी जो भी लोग रहते थे उस एरिया में सारे के सारे लोग उन कुओं का, बावड़ियों का, झीलों का उपयोग करते थे। प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट बात है, आपको दिमाग में रहनी चाहिए, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को। तो जब भी आएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता सकते हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं, जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं, जो भी भारत में संस्थाएं काम करती हैं उनके बारे में भी प्रश्न आते हैं। पहला है तरुण भारत संघ। यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। राजेंद्र सिंह इस संस्था के संबंधित हैं। जो राजेंद्र सिंह हैं इनको जल पुरुष के रूप में भी विख्यात वहाँ लोग मानते हैं। तो ये जल संरक्षण के संदर्भ में एक तरुण भारत संघ नामक संस्था चलाते थे और इस संस्था का काम होता था क्या कि लोगों को जागरूक करना और जल को इकट्ठा करना, कुओं में, बावड़ी में, झीलों में आदि में। दूसरा एक काम करता है संस्था भीम संघ। यह जो एक बच्चों की संस्था है, भीम संघ जो है यह बच्चों की संस्था है और यह होलगुंडी में कार्यरत है। होलगुंडी एक जगह है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में होलगुंडी एक जगह है जो भारत में है। तो यह बच्चों की एक संस्था है भीम संघ। यह भी जो है जल संरक्षण की बात करती है, छोटे छोटे बैनर पोस्टर बनाकर। अब आते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा ऊष्मा क्या है, गर्मी क्या है, इस बारे में भी हम बात करते हैं जल के साथ। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। फैक्ट बात मैं आपको दे रहा हूँ, वन लाइनर। ऊष्मा का स्थानांतरण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। इस चीज़ को आपको समझना है। नोट्स के सहारे मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि लेक्चर आपको बहुत ही जल्दी भूल जाता है, नोट्स रहेगा तो चीज़ें आपको बराबर समझ में आती हैं और दिखती भी हैं। तो नोट्स के सहारे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगली बात है, हम किसी वस्तु को छू कर यह बता देते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है, परंतु किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का सही पता उसके ताप से चलता है। ताप क्या है, अब इस चीज को जानते हैं। ताप वह स्थिति है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो ये चीजें भी आपको समझनी है। अब इसके आधार पर हम तापमान समझते हैं कि तापमान क्या होता है। आइए तापमान समझते हैं। तापमान किसी वस्तु के ताप को तापमापी से मापा जाता है, यानी तापमान जो किसी वस्तु का जो ताप है यानी ठंडा है कि गर्म है उसको मापने के लिए हम तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तापमापी को इंग्लिश में थर्मामीटर बोलते हैं। तो थर्मामीटर से अपन मापते हैं इस चीज़ को। अब इसमें समझते हैं, एक दूसरी बात आती है चालक। चालक क्या है, वे वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है चालक कहलाती है।
जैसे सभी धातुएं, जैसे जो सभी धातुएं हैं वह क्या है, चालक होती हैं। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें जो है क्या होता है, ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम इनको चालक कहते हैं। अब आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लाइन जो हमेशा प्रश्न आती है, चांदी, जो चांदी है ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। खाना पकाने वाले बर्तन तांबा एल्युमिनियम के बने होते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। लोहे की कुर्सियां जल्दी गर्म हो जाती हैं क्योंकि यह भी ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो ये आपको समझना है। अब बात आती है चालक के बाद कुचालक की, कि कुचालक क्या है भैया। छोटे स्तर पे आपने पढ़ा होगा, चीज़ें संज्ञानित नहीं रह पाई होंगी, अब आपको फिर से इसको रिमाइंड करना है। वे वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता या बहुत कम होता है, वे क्या कहलाती हैं, कुचालक कहलाती हैं। जैसे अधातुएं, धातुएं चालक होती हैं और अधातुएं अचालक होती हैं, यानी कुचालक होती हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, कांच, ऊन, प्लास्टिक, वायु, ये सब जो है ये क्या है, अधातुएं हैं जो कुचालक हैं, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं इस चीज में, अब इंपॉर्टेंट लाइन, ऊनी कपड़ों में वायु फंस जाती है जिससे हमारे शरीर की गर्मी या ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और हमें गर्म रखती है, इसीलिए जो है ऊनी कपड़ा यानी स्वेटर हमको गर्म रखता है। तो उसमें वायु जो है हमारे शरीर के तापमान से निकलने वाली जो वायु है वो गर्म, वो फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए हम गर्म रहते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। एस्किमो लोग, एस्किमो जो है आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति है, जो एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला, तो इसके बारे में भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर आपको इसमें दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि एस्किमो एक जनजाति है जो कच्चा मांस खाती है। ये लोगों के घर जो है इग्लू में बने होते हैं, इग्लू एस्किमो लोगों का शीतकालीन घर है, ये इंपॉर्टेंट आपको रखना है। शीतकाल यानी ठंडे दिनों में जब ठंड पड़ती है, यहाँ पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है यहाँ, जहाँ ये लोग रहते हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास ये लोग रहते हैं, तो इनका जो इग्लू होता है वह जो है क्या होता है, बर्फ की दोहरी दीवार से बने होते हैं, यानी मोटी दीवार होती है बर्फ की, उससे बने होते हैं। दोहरी दीवार के बीच में वायु फंस जाती है या फिर भर जाती है, जिससे अंदर की ऊष्मा या गर्मी जो है बाहर नहीं निकल पाती है और घरों में गर्मी मौजूद रहती है। तो ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तवा या जो फ्राई पैन होता है आदि के जो हत्थे जो होते हैं, उनका जो हैंडल होता है वह लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, जिससे ऊष्मा हाथों तक न पहुंच पाती है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है इस चीज़ों को। आगे आते हैं, शीशा इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊष्मा की कुचालक होती है। गर्म चीज को ठंडा करने के लिए हम फूंक मारते हैं और वह चीज ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म चीज की अपेक्षा हमारी फूंक ठंडी होती है, और जब ठंडी फूंक गर्म चीज में मिलती है तो ऊष्मा गर्म चीज से ठंडी फूंक की तरफ स्थानांतरित हो जाती है और गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है। तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। छोटे पे ये चीज़ हमको अजीब लगती थी, पर ये चीज़ें साइंस है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब आते हैं, सर्दियों में शीशे के ऊपर जब हम फूंकते हैं तब वह धुंधला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शीशा ठंडा होता है और हमारी सांस गर्म होती है। गर्म और ठंडी वायु के मिलने से नमी पैदा होती है, जिससे शीशा धुंधला हो जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ऐसा पूछता है प्रश्न तो आपको बताना है। अब आते हैं, गर्मियों में जब हम ग्लास में बर्फ डालते हैं, ये उदाहरण ही आते हैं प्रश्न में, तो आपको सीटेट की परीक्षाओं में ये उदाहरण ही ज़्यादा आते हैं, तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। गर्मियों में जब हम ग्लास में बर्फ डालते हैं तो ग्लास पर पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि क्या कारण है, गर्मियों में बाहर का तापमान बहुत अधिक होता है और बर्फ डालने से ग्लास का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे ग्लास पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। अब आते हैं, ये तो बात ऊष्मा की भी होगी, अब बात करते हैं हम प्रकाश की, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश पे आते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आ जाता है। तब जब किसी, इसको दिमाग से ध्यान से पढ़िएगा एकदम कंसंट्रेशन से, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब
प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आ जाता है और हम उस वस्तु को देख लेते हैं। अगर वह प्रकाश टकरा कर न आए तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। ये दिमाग में आपको रखना है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं की बात करते हैं हम। सभी वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता, सभी वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता। कुछ वस्तुएं अपने प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं तो कुछ वस्तुएं नहीं करती हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं, यानी दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड। अब इनको हम समझते हैं कि दीप्त क्या है और अदीप्त क्या है, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो आइए, दीप्त क्या है? वे वस्तुएं अपने प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड कहलाती हैं। जैसे तारे, यानी सूर्य भी हमारा एक तारा है, टार्च, बल्ब, ये सब जो है दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं अपने प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं, ये दीप्त पिंड के प्रकाश के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती हैं। जैसे ग्रह, हमारी पृथ्वी, जैसे उपग्रह, चंद्रमा, मेज, घर, दीवार, कुछ भी, घर में सारी वस्तुएं लगभग। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि दीप्त क्या होते हैं, अदीप्त क्या होती है। जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वह अपने प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, वे दीप्त कहलाते हैं। जिनका अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, वे क्या होते हैं? अदीप्त होते हैं। ये आपको समझना है। तो अब आते हैं वस्तुओं के प्रकार पर। जब हम वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं तो कुछ वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं। किन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार जा सकता है और किन वस्तुओं में से जो है प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, इस आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके हम आर पार देख लेते हैं, किसी के नहीं देख पाते हैं, किसी में प्रकाश आर पार पहुंच जाता है, कहीं पर नहीं पहुंच पाता। तो इस आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है पारदर्शी वस्तु, दूसरी अपारदर्शी वस्तु और तीसरी पारभासी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं कौन होती हैं? इन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार जा सकती है, जैसे कांच आर पार हो सकता है। अपारदर्शी यानी पार न कर पाए, इन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जैसे मेज, कुर्सी, बैग, किताब है, ये सारी चीज़ें। पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? इन वस्तुओं में से, यानी आभास होता है पार करने का, इन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार तो जा सकता है परंतु बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं जा सकता। जैसे धुंधला कांच हो जाए, दिखाई नहीं देता है, साफ करते हैं अपन, देखते ही हैं। जैसे गाड़ी वाले, अक्सर ट्रक वालों को देखा होगा, हाईवे पर रोककर वो साफ करते हैं अपने कांच को। फिर है ट्रेसिंग पेपर, पूरा साफ नहीं दिखता पर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। बटर पेपर, तो ये आपको चीज़ों को समझना है। धुंधला कांच, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये पारभासी वस्तुओं के रूप में आती हैं। अब आते हैं छाया क्या होती है, इस चीज़ को भी समझते हैं। छाया, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते या पथ में आ जाती है तब उसकी छाया का निर्माण होता है। छाया निर्माण के लिए निम्न वस्तुएं आवश्यक हैं। कौन कौन सी? पहला, प्रकाश का स्रोत चाहिए, दूसरा अपारदर्शी वस्तु चाहिए और तीसरा एक पर्दा चाहिए, यानी एक स्क्रीन चाहिए। प्रकृति में जो घर है या कमरे की दीवारें हैं या जमीन है आदि, ये सब जो है पर्दे का काम करती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, यानी छाया के लिए इन तीन चीज़ों का होना अति आवश्यक है, तभी छाया पड़ेगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? अक्सर प्रश्न आता है और आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसका बेटर फार्मूला आपको बताता हूँ। पहला, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा, जैसे ये देखिए चंद्रमा है, सूर्य यानी सन है हमारा और ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच आ जाता है, यानी राउंड करके ऐसे बीच में आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आपको दिमाग में रखना है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, SME अगर हो तो होना है क्या भैया? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण तभी होगा जब अमावस होगी, अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण। इनमें से कोई एक याद करिएगा, उसका ठीक उल्टा जो है वह दूसरा वाला हो जाएगा, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब हम आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम चंद्र ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य
और चंद्रमा के बीच कौन आ गई? हमारी पृथ्वी आ गई चक्कर लगाते हुए। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है क्या? SEM। SEM बराबर हो गया आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हो गया, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा बोले तो फुल मून की घटना पूर्णिमा कहलाती है, और न्यू मून की घटना अमावस्या कहलाती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, समझना है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही आसान फार्मूला है। चंद्र ग्रहण होगा तो SEM के फार्मूले से करेंगे, सूर्य ग्रहण होगा तो SME के फार्मूले से करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं आपको दिमाग में रखनी है। ये हो गया चंद्र ग्रहण और ये हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को होगा, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा। अमावस्या बोले तो न्यू मून की स्थिति है, यानी चंद्रमा अब निकलना होता है, और पूर्णिमा बोले तो फुल मून की स्थिति होती है, यानी पूरी तरह चंद्रमा गोल रूप आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान है, हमेशा कंफ्यूज होती हैं, तो इसको इस फार्मूले से आप याद रखिएगा। बहुत ही आसान है आपके लिए ये चीज़ें, और आएंगी ही पक्का प्रश्न परीक्षा में। अब आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये जानते हैं। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी श्वेत प्रकाश का। ठीक है, तो ये आपको दिखाना जब समझना है। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। आइए, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश यानी शीशे के छोटे से टुकड़े से गुजरता है, प्रिज्म बोले तो गुजरता है, तो वह निम्न 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पहला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन रंगों से गुजरता है। ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये क्रम भी है रंगों का। अब आते हैं इंद्रधनुष क्या है, ये जानिए। बारिश के बाद जब सूर्य की किरणें आसमान में मौजूद पानी की बूंदों में से गुजरती हैं, जब ये पानी की बूंद है और यहाँ से गुजरती हैं सूर्य की किरणें, तो उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, और वो 7 रंगों में ऐसे बढ़ जाती हैं, और 7 रंगों वाले इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। अब इसको याद करने का फार्मूला विबग्योर है, ये आपको समझना भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता भी है। जैसे R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, I से इंडिगो और V से वॉलेट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप इन सारे प्रश्नों को दिमाग में रख लेंगे। इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट लाइन, इंद्रधनुष परीक्षा में कई बार आ चुका है सीटेट की। इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब मनुष्य की पीठ सूर्य की तरफ हो। तो ये आपको दिमाग में रखना है, जब आपकी पीठ सूर्य की तरफ होगी तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। अक्सर आप सूरज की ओर मुंह करके देखते हैं तो आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। तो इंद्रधनुष आपको कब दिखाई देगा? जब आप सूर्य की तरफ पीठ करके रहेंगे। तो इस तरह से आपने इंद्रधनुष के बारे में जाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जाना, चंद्र ग्रहण जाना, सूर्य ग्रहण जाना, फिर छाया जानी, वस्तुओं के प्रकार जाने, दीप्त पिंड जाने, वस्तुओं प्रकाश के आधार पर वस्तु जानी, प्रकाश को जाना, ऊष्मा को जाना, और जल को जाना, जल का प्रदूषण जाना, महत्व जाना, उससे हानियाँ जानी, और कैसे कैसे जल का साइकिल, वाटर साइकिल होता है, इस चीज़ को भी जाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है सीटेट की परीक्षा के लिए। अगला चैप्टर आपको जल्द ही इस पर मिलेगा और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही काम आएगा और सीधे सीधे ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती हो तो दोस्तों निवेदन, प्रार्थना है आपसे कि एक बार इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से अपने शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।